हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेफिनेशन वीआई में। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड का मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैथ पेपर का है, तो आप लोग ध्यान से बने रहिए मेरे साथ में। और बहुत ही कम भाषा में, आसान तरीक़ों में चलिए ये सीखते हैं इस एमसीक्यू क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी संख्या इसमें से ऐसी है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पहले दोस्तों ये जान लें कि कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या नहीं तो 0 और 1 के ठीक बीच का नंबर होगा। जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह का जो नंबर होगा ये किसी ना किसी घटना का प्रायिकता होगा। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका बी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो नंबर है -0.5, ये 0 और 1 के बीच का नहीं आ रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका हो गया बी। इसलिए इस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस आपको ये लिमिट्स ध्यान रखना है, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या 0 और 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, तो ही वो नंबर किसी घटना की प्रायिकता होगी, अन्यथा वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। जैसा कि बी नंबर आप देख रहे होंगे, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है आपका 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है आपका 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या को पहले आप इसका फैक्टर निकाल लें। अगर आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं, और 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 1 लिख सकते हैं। अगर आपको इसका मौसा निकालना हो तो इसका मौसा क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ बोलते हैं मौसा को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर है वही आपका मौसा हो जाएगा। तो कॉमन नंबर आपका हो गया यहाँ पे 2, और 1 भी है कॉमन नंबर, मगर 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 लिखें तब भी 2 ही होगा, और 1 भी यहाँ लिख दें तब भी मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 ही होगा। इस तरह से आपका एचसीएफ जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगर चलें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एकदम ध्यान से बने रहिए मेरे साथ, और मोस्ट वीआई क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। एक धातु का मैंने यहाँ पे घन बना लिया है। इसकी भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। ओके, इसको खींचकर 4 mm व्यास वाला तार बनाया गया है। यानी इसको खींच कर करके लंबा एक क्या बनाया गया दोस्तों, 4 mm व्यास वाला। तो यानी इस तार की जो व्यास होगी वो क्या हो जाएगी, 4 mm। क्या हो जाएगा, 4 mm। यानी इस धातु को खींच करके इस तार का आकार दिया गया है। ये धातु का जो आकार है ये घनाकार है, इसको खींच के ये बनाया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको खींच के जब ये बनाया गया है तो इसका आयतन इसके आयतन में क्या होगा, बराबर होगा। आप कोई भी मैथ बना रहे हो तो आप करें ये कि जब भी मैथ बनाएं तो उसमें एक बात पे बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी डेटा दिया गया है उसका सेम यूनिट होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों जगह सेम यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे आपको यूनिट भी बदलना पड़ेगा। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो आयतन होगा ये आयतन होगा भुजा क्यू, और इसका जो आयतन होगा ये होगा पाई r²h। तो आपको भुजा तो यहाँ तो दिया ही है, तो हमने यहाँ पे भुजा के बदले क्या लिख लेना है, लिख लेना है, और यहाँ पे पाई का पाई लिख देना है। यहाँ पर r का वैल्यू चाहिए, जबकि आपको दिया गया है यहाँ पे व्यास मतलब d का वैल्यू। तो सबसे बड़ी बात तो आप इसका r निकालने पहले r का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 mm है, तो r जो होता है d का आधा होता है, हाफ होता है, इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू जो हो जाएगा 2 mm। मगर आपको पहले ही सिखाया गया कि यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ क्या है, मिलीमीटर में है, तो आप इसको सेंटीमीटर में जरूर बदल लें। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। इस तरह से r का वैल्यू 1/5 हो गया। अगर आप यहाँ पे r का वैल्यू 1/5 डालें तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ओके, अब आगे चलें तो 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 होता है, पाई का पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ऊपर और नीचे में। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 × h। h क्या दोस्तों, ये लेंथ h है।
ये जो लेंथ है यही h है। तो इसको आप ना वायर का लंबाई भी बोल सकते हैं। जहाँ h है वहाँ l लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 25 जो है डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये पाई जो है मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि h का जो वैल्यू हो जाएगा 25/पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लें, बी आपका सही आंसर है। तो ये थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन दी गई थी, मैंने MCQ की दृष्टि से थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट का जानना बहुत बिल्कुल जरूरी था, नहीं तो ये इस आंसर इसका इतना आसानी से नहीं दिया जा सकता था। ऐसे आप लोग चाहें तो इसको मुजवानी भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन को, आपका IQ लेवल बढ़ता जाएगा और प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, तो आप इसको आसानी से कम समय में आसान भाषा में बना पाएंगे। मगर इसके लिए बेस कॉन्सेप्ट का होना बिल्कुल जरूरी था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों त्रिकोणोमेट्री में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से कि 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अगर माइनस वाला जो पार्ट है आपका tan स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दें तो वो प्लस हो जाएगा। तो जिसको जैसे का तैसे लिख दें, इधर वाले पार्ट को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस है उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा में 3:4 का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुज है, इनकी संगत भुजा का जो अनुपात है 3:4 क्या दिया है, 4 दिया है। ओके, तो उनके परिमाप का अनुपात निकालने दिया है। तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि समरूप त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है इसके संगत भुजा के अनुपात के ही बराबर होता है। यानी इसका संगत भुजा का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो इसका परिमाप का अनुपात भी 3:4 ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका जो परिमाप होगा वो 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं 3:4 इसमें लिखा हुआ है। अगर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है दोस्तों, दो चर वाला XY में एक रैखिक समीकरण है जो ये दिख रहा है आपको, इसके कितने अधिकतम हल संभव है। तो ऐसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, x और y दो वेरिएबल में ये एक क्या है, रैखिक समीकरण है। तो इसका कितना हल संभव है। तो आपने 9 क्लास और 10 क्लास में बहुत बार इस क्वेश्चन को बनाया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप याद करें, इस टाइप का, यानी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ तो जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है वहाँ पे 2x + 3y = 9। इसमें आप ना x का अलग अलग वैल्यू लेकर के y का अलग अलग वैल्यू निकालते होंगे। तो x का जितनी बार नई वैल्यू लेते होंगे, y का हर बार एक नया वैल्यू आपके सामने देखने को मिलता होगा। तो जितना x और y का वैल्यू जो आपके सामने देखने का जो मिलता है, इसका जो पेयरिंग है, ये जो वैल्यू आप जो निकालते हैं, कोई ना कोई नंबर लेते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ ना कुछ आता है, तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो जाता है, एक हल हो जाता है। इस तरह से आप कितनी बार कर सकते हैं इसमें, तो इसमें तो आप अनगिनत बार कर सकते हैं ना, इसलिए इसका जो हल होगा वो अनगिनत होगा, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर जो सही है आपका वो है आपका सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। समांतर श्रेणी बोलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो नंबर का जो सीरीज है वो बराबर अंतराल में आगे बढ़ता है, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, तो 3-3 करके यहाँ पे बढ़ रहा है, ये एक समांतर श्रेणी है। और इसका कौन सा पद यानी कौन सा नंबर पे 88 आ जाएगा। ऐसे 10 आगे चलता जाएगा, 13 होगा, फिर 16 होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, मगर किस नंबर पर 88 आएगा। जैसे कि 7 जो है आपका तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो उसी तरह से आपको वो नंबर खोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं n। इसके लिए एक जनरल सा फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला है an = a + n - 1 × d। जैसा कि अभी आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि हमको n जानना है कि कितना नंबर पर 88 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो और यहाँ देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल और यूज किया हुआ है, इसका वैल्यू मैं आपको यहीं से निकाल के बता दूंगा तुरंत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ an है, तो an का जो वैल्यू है आपका यहाँ पे 88 हो जाएगा, क्योंकि an जो होता है लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 88 है, = a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है 1 है। n का वैल्यू आपको निकालना ही है, और d का जो वैल्यू है आपका जो डिफरेंस होता है, टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस आपका कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे कि ये प्लस में 1 है, इधर ले लीजिए तो माइनस में 1 हो जाएगा, 88 - 1 हो जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में 3 ले लीजिए, = हो जाएगा n - 1। यहाँ 88 में से 1 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 87,
87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। 87 को 3 से डिवाइड अगर जब आप करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 29 इज इक्वल टू n-1। -1 इधर आप जब भेजेंगे तो 29 और 1 हो जाएगा आपके पास 30। तो n का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, 30। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 30 कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, तो चलते हैं आगे के लिए। मगर एक बात ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन 7 को बनाते वक्त आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका लिखा हुआ है बिंदु -3,5 किस पाद में स्थित है। इसको जानने के लिए आप लोग एक छोटा सा बात जान लें पहले कॉन्सेप्ट के रूप में। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा के लिए यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बिल्कुल जरूरी है। -3,5 किस पाद में स्थित है, इसको पता करने के लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर दें। जैसे आप ड्रॉ करेंगे ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो ये पहला वाला भाग जो होता है वो प्रथम पाद कहलाता है, दूसरा वाला भाग द्वितीय पाद कहलाएगा, तीसरा वाला भाग तृतीय और चौथा वाला भाग चतुर्थ पाद कहलाएगा। ओके, तो आप ये भी जानते हैं इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का वैल्यू नेगेटिव, इधर एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो आपको दिया है -3,5, यानी ये पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, तो आप देखिए कि x का वैल्यू माइनस में कहाँ है, इधर है, ठीक है। और y का वैल्यू प्लस में कहाँ है, तो y का वैल्यू प्लस में ऊपर है। तो देखिए ये दोनों एक्सिस किस एरिया को घेर रहा है, तो ये आप देखेंगे कि दूसरा वाला पाद को ये घेर रहा है, इसलिए आपका जो -3,5 होगा ये आपका द्वितीय पाद में होगा। ओके, तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो आपको निकालना किसका वैल्यू है, 2 cos स्क्वायर 60। तो 2 का 2 लिख दें, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लें, 2 स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 पे भी आ जाएगा और ये 2 पे भी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ कैंसिल कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही डी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग 3 और गुणनफल -10 है। यानी आपको यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद खोजना है ना, और इसमें से किस द्विघात बहुपद का शून्य का योग 3 होना चाहिए और गुणनफल क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। तो आपको ऐसा द्विघात बहुपद खोजने के लिए एक मेरे पास फार्मूला है, वो फार्मूला से आप आसानी से द्विघात बहुपद खोज पाएंगे जिसका शून्य का योग 3 होगा और गुणनफल क्या होगा, -10 होगा। अगर शून्य को अल्फा बोल दें और बीटा बोल दें तो शून्य का योग को बोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, का वैल्यू कितना दिया है 3। और शून्य का गुणनफल बोल दें तो अल्फा इंटू बीटा इज हो जाएगा -10। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए जो आपके पास सूत्र होना चाहिए वो ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप आसानी से द्विघात बहुपद खोज पाएंगे। x² का x² लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए, मैंने अभी यहाँ निकाला है 3, x है तो x लिख दें, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया वहाँ पे दोस्तों -10 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखिए ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 का 10 MCQ काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आई होगी। तो ये 10 का 10 क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। कॉन्सेप्ट के साथ तो समझना जरूरी ही था, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझते तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन देने पर आप नहीं बना पाते। तो एक्चुअली में बात ये है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ ही समझें ताकि ऐसा ढेर सारा ऑब्जेक्टिव करने में दिक्कत ना आए। मैं अगर इस तरह से 100 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ बिहार बोर्ड में आप आसानी से 50 क्वेश्चन तो मार के ही आएंगे।